स्वागत है। मैं आज आपको 10th का तीसरा चैप्टर लोकतंत्र और विविधता के विषय में विस्तार से समझाऊंगा और मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति तय करने वाले प्रमुख कारक। फिर सुनो, सामाजिक विभाजनों की राजनीति तय करने वाले प्रमुख कारक या कारण। तो हम इसमें ये देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर राजनीति में स्थिरता अस्थिरता आती है। तो पहला कारण है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आधार। कौन सा आधार? धार्मिक आधार। लोकतांत्रिक समाज में, सुनना ध्यान से, लोकतांत्रिक समाज में सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार किसी भी धर्म के पालन का अधिकार होता है। यह कहने का मतलब यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, ये हमारी अंतर आत्मा की आवाज होती है कि हम इस धर्म को मानते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। तो ये क्या है? ये सब ये अंतःकरण से निकलता है। हमारी जो भावनाएं होती हैं वो किसी चीज को पूजा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अंतःकरण से मतलब ये हमारी खुद की भावना है। ठीक। अतः ऐसे समाज में अनेक धर्मों को मानने वालों का अस्तित्व होता है। और आपने देखा ही है, देख ही रहे हो कि भारतीय समाज में, विश्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि अनेक धर्म के लोग रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो धर्म उन्हें अच्छा लगता है, उनकी अंतर्मात्मा आत्मा की आवाज होती है, वो उस धर्म के आधार पे चलते हैं। परंतु यहाँ पे शब्द है राजनीति। यहाँ पे क्या शब्द है? राजनीति। तो यदि राजनीतिज्ञ यानी कि जो नेता लोग हैं या राजनीतिक दल धर्म के आधार पे समाज का विभाजन करेंगे, मतलब राजनीतिक दल अगर धर्म के आधार पे समाज का विभाजन करना चाहते हैं अथवा धर्म के आधार पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो ये समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को समाप्त कर देगा। यह कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि हम जिस समाज में रहते हैं, अगर उस समाज के अंदर नेता लोग, आपने देखा ही होगा अक्सर नेता लोग आपस में लड़ा देते हैं। वो ये कहते हैं, वो ये चाहते हैं आप हमारी पार्टी में शामिल हो, आप हमारी पार्टी में शामिल हो। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम आपके धर्म का पालन करते हैं। तो जब राजनीति में धर्म घुस जाता है तो ये समाज के लिए खतरनाक होता है, समाज के लिए खतरनाक होता है। तुमने देखा होगा भारत में, पाकिस्तान में और कई देशों में इस धर्म के आधार पे कई कई झगड़े होते चले आए हैं और होते रहे हैं। ठीक। यदि राज्य की संपूर्ण जनता धर्म के नाम पर बढ़ जाती है तो ये एक धार्मिक समूह अन्य धार्मिक के प्रति प्रतिद्वंद्विता की भावना रखेगा। फिर सुनो, यदि राज्य की संपूर्ण जनता धर्म के नाम पर बढ़ जाती है और एक धार्मिक समूह यानी कि कोई भी धर्म हो, कोई भी धार्मिक समूह हो, अगर सरकार उस धर्म के प्रति विशेष प्रोत्साहन करती है तो जनता उस धार्मिक उन्माद में बढ़ जाती है। जनता को ये लगता है कि हमारे धर्म को
प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और यही लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। आपको बताऊं मैं, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और इसी धर्म के आधार पर कई संघर्ष हुए। प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रतिनिधित्व जो है वो संघीय पार्टियों ने किया, यानी कि जो संघीय पार्टियां थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, जिसके आधार पर वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता देती जा रही थी। और कैथोलिक धर्म की जो पार्टी थी वो राजनीतिक पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी थी। तो इन पार्टियों ने आपस में समाज के अंदर इतनी फूट पैदा कर दी कि ब्रिटेन के अंदर सैकड़ों लोग सुरक्षाकर्मी मारे गए। ब्रिटेन में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मारे गए। तुमने ये देखा होगा, हमने ये देखा होगा कि हमारे देश में भी, अन्य देशों में भी धर्म के नाम पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कुछ पार्टियां किसी धर्म विशेष का विशेष प्रावधान करती हैं तो दूसरे विशेष धर्म को बहुत हानि होती है। मैं समझता हूं कि आप धर्म के आधार पे राजनीतिक तय करने वाले प्रमुख कारक को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट कारक बताता हूं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन। पहले हमने आपको बताया धार्मिक आधार पे, अब सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पे। समाज में विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व होता है। समाज में विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व होता है और सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है। जैसे यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में ही ले लो, हमारे देश में जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको वहां एक नई नई संस्कृति दिखाई देगी, नई नई परंपराएं दिखाई देंगी। तो ये लगता है कि हम दूसरे देश में आ गए हैं, दूसरे देश में आ गए हैं। जैसे हम यहाँ से उत्तराखंड जाएं तो उत्तराखंड की संस्कृति अलग होगी, हिमाचल प्रदेश में जाएं वहां संस्कृति अलग होगी, केरल में जाएं वहां संस्कृति अलग होगी, आसाम में जाएं वहां संस्कृति अलग होगी। तो ये लगेगा कि हम किसी विदेश में आ गए हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि हम दूसरे देश में पहुंच गए हैं। संस्कृति के आधार पर व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है। संस्कृति के आधार पे व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है तथा उसे बनाए रखना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो व्हाइट टोपी लगी होती है ऐसे करके, ठीक, और आप उत्तराखंड में जाएंगे तो टोपी ऐसी लगी होती है, मतलब उनकी टोपी अलग होती है, ठीक है। और आप दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो कोई धोती पहने होता है, तो वो उसी परंपरा पर चलता है। गांधी टोपी जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में गांधी टोपी ज्यादा चलती है और उत्तराखंड में जो है वो यहाँ से लेकर के ऐसे करके टोपी चलती है। तो केरल में जाओगे तो वहां पे लुंगी लोग पहनते हैं, लुंगी। बेंगलोर में जाओ तो इस तरीके से जो परंपराएं हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगला, यदि लोग स्वयं को विशिष्ट और दूसरों को से अलग अलग मानना प्रारंभ कर देते हैं और एक दूसरे से तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम विशेष गुणों से उत्पन्न हुए हैं और ये व्यक्ति छोटा है या इसकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति से भिन्न है।
तो ऐसे अगर हम बंटवारा करते रहेंगे तो हम आपस में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। अब देखते हैं कि भारत में विभिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों के समूह एक ही राष्ट्र के अंतर्गत शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं। आप किसी भारत में आप जाइए, पूरे भारत में घूमिए, तो सभी लोग शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो इंडियन है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। और जबकि विदेशों में ऐसी बात कम होती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अपनी संस्कृति के आधार पर मिलजुल के रहते हैं, लेकिन राजनीति गलत है। राजनीति के द्वारा जो है सांस्कृतिक माहौल को खराब किया जाता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं तीसरा पॉइंट, विभिन्न समुदायों के प्रति राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण कैसा रहता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। लोकतंत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा, धर्म अथवा संस्कृति के आधार पर उत्पन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल का दृष्टिकोण किस प्रकार रहता है। तुमने देखा होगा भाषा के आधार पे समस्याएं होती हैं, धर्म के आधार पे समस्याएं होती हैं, संस्कृति के आधार पे समस्याएं होती हैं। तो जैसे ये समस्या उत्पन्न होती है, वैसे ही समस्याओं को राजनीतिक दल कैच कर लेते हैं। उन्हें ये मौका लगता है कि अब हमारी पार्टी को ये लोग समर्थन करेंगे, हम इनकी समस्याओं को उठाएंगे और ये हमारे पक्ष में वोट करेंगे और हम अपनी सरकार को बनाएंगे। राजनीतिक दल भाषा अथवा संस्कृति के आधार पे, राजनीतिक दल भाषा अथवा संस्कृति के आधार पर निर्मित समूहों का सत्ता प्राप्ति के लिए सहयोग चाहते हैं। यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसी न किसी कारण से, यदि कोई समस्या आती है शिक्षा की, संस्कृति की, भाषा की, तो वो उन समूहों का समर्थन करते हैं। अब उन समूहों का समर्थन किया जाएगा तो उन्हें पता है कि अगर हमने इनका समर्थन किया है तो इनका वोट हमें प्राप्त होगा। राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों की मांगों का समर्थन करते हैं। यानी जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो इन समस्याओं का समर्थन करते हैं कि आपकी समस्या जायज है, हम आपकी समस्या के साथ हैं, हम आपका समर्थन करेंगे, आप हमारी सरकार बनाइए, आप हमें वोट दीजिएगा। लेकिन संविधान की सीमाओं के अंतर्गत, समझने वाला पॉइंट है, संविधान की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली तथा अन्य समुदायों को हानि न पहुंचाने वाली मांगों को शासन द्वारा स्वीकार करना आसान हो जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य इतना सा है कि राजनीतिक दल संविधान के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके वो इन मांगों को पूरा कराने का प्रयास करते हैं और इन मांगों के साथ साथ दूसरे धर्म, भाषा या संस्कृति को नुकसान ना पहुंचे, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और अब मैं समझता हूं कि आप सामाजिक विभाजन की राजनीति तय करने वाले प्रमुख कारकों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।